वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए फ्रेंड्स, और रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, उसी में आपको गेस करते चलना है। तो आज का जो पहला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। सवाल नंबर 2 देखें फ्रेंड्स कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम का। देखिए एल्युमिनियम का और 2-3 अयस्क बता देता हूँ फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ सवाल जो पूछा गया था क्रायोलाइट का किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके अलावा फ्रेंड्स बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया और फ्लेशपार हो गया, ये सभी है जो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो याद रखिएगा क्रायोलाइट के साथ साथ बॉक्साइट, कोरंडम, ये सभी है जो क्या है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। सवाल नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है। नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, गेस करें। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप में है। और ये लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो अरब सागर में अवस्थित है, सभी को पता है। तो नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपका लक्षद्वीप में स्थित है। सवाल नंबर 4 को देखें, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में प्रोड्यूसर गैस, बी में प्राकृतिक गैस, सी में एलपीजी और डी में कोल गैस। तो क्या कहलाता है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो सवाल नंबर जो आपका 4 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इससे संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो आपका एलपीजी गैस है वो क्या होता है, गंधहीन होता है। तो उसमें कौन क्या मिलाया जाता है जिससे क्या जब इसका रिसाव होता है तो सभी को पता चल जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है। तो वो भी आप याद रखिए, पूछा जाता है। तो सवाल था द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। चलिए फटाफट गेस करें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल है जो आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका कैल्सिफेरॉल है। सबका देख ले फ्रेंड्स, एक बार आपका रिवीजन कर लें। तो आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टेकोफेरॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी वन का रासायनिक क्या होता है, थायमिन होता है। तो इसका सभी का कॉन्सेप्ट, रासायनिक नाम याद रखें फ्रेंड्स, कभी कभी इससे एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है। सवाल नंबर 6 आपका अंग्रेजी से है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में मिक्स करके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 6 है कि ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, इसको कह रहा है फ्रेंड्स आपका इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही टोल्ड मी नोट टू डिस्टर्ब हिम। यानी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि चेंज द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, आई डिसलाइक हर। आई डिसलाइक हर, तो इसका क्या होगा। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर होगा आई डू नॉट लाइक हर, ठीक है। इसका है जो ये अफर्मेटिव है आई डिसलाइक हर, इसका जो निगेटिव सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट लाइक हर। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर सवाल नंबर 8 को देखें, कह रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मजूमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, तो किस तरह से होगा। तो सवाल नंबर 8 का हो जाएगा मजूमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी, यानी मजूमदार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। यानी सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजूमदार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं, चूज द एंटोनेम ऑफ क्रिटिसाइज, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आपका इसका एंटोनेम पूछा जा रहा है क्रिटिसाइज का। तो यानी उल्टा शब्द क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी का बुरा आलोचना करना। मुख्य रूप से क्या होता है, क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, आलोचना करना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब क्या होता है आपका, एक तरह से कह सकते हैं प्रशंसा करना। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा तो याद रखें। कह रहा है चूज द एंटोनेम ऑफ क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आलोचना करना, तो इसका हो जाएगा एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तो इसका विलोम शब्द 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स कि चूज द सिनोनिम ऑफ बिजी, सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। बिजी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, व्यस्त होता है, तो इसका क्या होगा समानार्थी शब्द। सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, और बिजी मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है, तो इसका जो सिनोनिम सब हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा 10 का। अब देखिए मैथ का है फ्रेंड्स, तो मैथ का सोल्यूशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये सब जो मैथ है इसका सोल्यूशन आपको, जो 10 मैथ है फ्रेंड्स इसका अलग से सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है फ्रेंड्स, तो उस पर जा करके देख लीजिएगा। और इसका मैं एक प्ले लिस्ट आज बना देता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपका सारा मैथ का वीडियो एक ही में रहेगा, हिंदी का वीडियो भी बहुत सारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मेरे वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें अभी आपको काम चालू है, और आपको 8 से 10 दिन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैथ वाला क्वेश्चन को अलग से सोल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स, उसका छोड़ देते हैं। अब देखिए आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर अब हिंदी का सवाल है, सवाल नंबर 16 से देखिए। सवाल नंबर 16 आपका है कि जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, अनेक शब्दों का एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इससे आपको एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे दुष्प्राय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। सवाल नंबर 17 को देखिए, प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या नाम है उसे फ्रेंड्स, तो मानसरोवर नाम है। प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है, तो मानसरोवर नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का। सवाल नंबर 18 को देखें, नगर शोभा किनकी रचना है, तो नगर शोभा किसने लिखा था, किनकी रचना है, तो ये आपका रहीम का है। ठीक है, किसका है, रहीम का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए, सवाल नंबर 19 आपका है कि बरवई नायिका भेद किनकी रचना है, तो बरवई नायिका भेद किनकी रचना है, तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रहीम का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि कश्मीर खाली स्थान छठा देखते ही बनती है, रिक्त स्थान को भरे, तो यहाँ पर क्या भराएगा 20 का फ्रेंड्स, तो देखिए कश्मीर का है जो प्राकृतिक, कश्मीर की प्राकृतिक छठा देखते ही बनती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखें कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आपको 1 से 2 जरूर पूछा जाता है। 21 नंबर सवाल का गेस करें, कह रहा है मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्यों होते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है मिट्टी उष्मा की अच्छी चालक होती है, बी में मिट्टी उष्मा की अति चालक होती है, सी में मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है, डी इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है। यही कारण है कि मिट्टी के घर गर्मियों में क्या होता है, ठंडे होते हैं, और जाड़ों में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मिट्टी है जो उष्मा की बुरी चालक होती है। सवाल नंबर 22 को देखें, सवाल नंबर 22 आपका है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, वही पूछा जा रहा है, रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा। सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो 0 यानी शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें, सवाल नंबर 23 आपका है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। ये सवाल देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये सब प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न अगर कंफ्यूज होता है फ्रेंड्स तो इसको नोटबुक में लिख ले और प्रत्येक दिन इसको देखें तो आपको याद हो जाएगा। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के, याद रखिए नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है अनुनाद किसका उदाहरण है, तो 24 का राइट आंसर अनुनाद है जो प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 25 क्या है आपके सामने फ्रेंड्स, देखिए किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगे होती है, कौन सी तरंगे होती है, एक बार सवाल को फिर से सुने, अच्छा सवाल है, फिजिक्स का है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 का कि किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज
क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रस्रव्य तरंगे होती है। 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होते हैं? केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे एक और सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो ध्वनि है जो किस तरंग में गमन करती है, तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है, जबकि प्रकाश किस में करते हैं फ्रेंड्स, तो वो अनुप्रस्थ तरंग में गमन करते हैं। तो दोनों को जरूर याद रखें। सवाल नंबर 26 को देखें, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव कहाँ लागू होता है? गेस करें। ऑप्शन ए में दिया केवल ध्वनि तरंगे के लिए, बी में केवल प्रकाश तरंग के लिए, सी में ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंग के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगे के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है तो आपका ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 27 को देखिए। सवाल नंबर 27 आपका है कि निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? गेस करिए राइट आंसर क्या होगा? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, या एमकेएस पद्धति, या एसआई पद्धति। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसआई पद्धति। देखिए एसआई पद्धति है जो आपका द्रव्यमान लंबाई एवं समय के मात्रकों पर आधारित नहीं होता है। एसआई पद्धति में कितने टोटल, तो 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 सहायक मात्रक होते हैं। याद रखिएगा, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 सहायक मात्रक होते हैं। तो आपका 7 जो मूल मात्रक होते हैं कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो 1 में आपका लंबाई हो गया, 2 में आपका द्रव्यमान हो गया, 3 में समय हो गया, और 4 में तापमान हो गया, 5 में विद्युत धारा हो गया, 6 में ज्योति तीव्रता, और 7 में पदार्थ की मात्रा। यही है जो आपका एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, और 2 जो आपका सहायक मात्रक होते हैं फ्रेंड्स, समतल कोण और ठोस कोण होते हैं, जिसका क्या होता है? रेडियन और स्टेरेडियन। तो सबका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखें। तो चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे छोटा मात्रक इसमें पूछा जा रहा है, तो कौन होगा? इसका राइट आंसर गेस करें। मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, या फर्मी, या मीटर। 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मी। निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन है? तो आपका फर्मी है। देखिए फर्मी के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। याद रखेगा, पूछा जाए फ्रेंड्स आपको कि अगर जो कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका ये फर्मी मीटर द्वारा ही मापा जाता है। और फ्रेंड्स आपका अगर पूछे कि परमाणु, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या, जैसे कि फर्मी द्वारा तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है फर्मी मीटर में द्वारा। अगर पूछा जाए कि परमाणु की त्रिज्या सिर्फ, ठीक है, तथा तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है, तो आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये भी जरूर याद रखिए। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा था आपका निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो फर्मी है। फर्मी मीटर के द्वारा ही परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापते हैं। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक बार पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, अब गेस करिएगा। यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, ठीक है। बी में है द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है, ये भी सही है फ्रेंड्स, पहला भी सही है। 3 में परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सही आपका है। उसके बाद में आपका बच गया कि यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यही गलत है, ठीक है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर है जो गलत है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो आपका ये गलत है, यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखें। कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होगा? तो भार शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं है। याद रखिएगा, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होगा? भार है जो शून्य हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखें। सवाल नंबर 31 आपका है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने की थी? यहाँ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वास्तविक स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गेस करिए। ऑप्शन ए में हरिहर, बी में बुक्का, और सी में प्रांतकवन, और डी में पुलकेशिन प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन प्रथम। यानी दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के किया था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, यही किया था। तो यहाँ सवाल पूछा गया चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे, ये भी याद रखिएगा।
और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तैलप द्वितीय, याद रखिएगा तैलप। कल्याणी का अगर जो पूछा जाए कि कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो आपको तैलप द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा था। इतिहासकार कौन, यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का क्या कहा था, गजेटियर कहा था। तो सवाल नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मासिर ए आलमगीरी को कहा था। किसको, मासिर ए आलमगीरी को। अगला सवाल देखते हैं कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। जो कंट्रोलर होता है और ऑडिटर जनरल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सवाल नंबर 33 का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए राष्ट्रपति, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है किसको नहीं करता है। तो देखिए कुछ कुछ मुख्य है जो फ्रेंड्स किनका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, तो एक बार मैं आप लोग को रिवीजन करा देता हूं। ऐसे आप इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा। तो मोटा मोटी मैं बता देता हूं फ्रेंड्स किसका नियुक्ति होता है। तो सवाल यहाँ था अभी पहले, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपका भारत के राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और फ्रेंड्स आपका जो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो मंत्री परिषद के अन्य सदस्य होते हैं उसका भी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। इसके अलावा हो गया फ्रेंड्स आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नाम सुने होंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको राष्ट्रपति करता है। और आपका जो स्टेट का गवर्नर जो राज्यपाल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त होता है फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अन्य चुनाव आयुक्त होता है उसका भी है जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका राष्ट्रपति करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न अवश्य पूछ दिया जाता है। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 है, किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, 34 नंबर सवाल का। तो देखिए राज्य सूची, जो राज्य सूची के विषय पे है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 35 को देखिए, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बनारस में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। और ये वल्लभाचार्य ही थे जो फ्रेंड्स पुष्टि मार्ग का मार्गदर्शक थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि पुष्टि मार्ग के मार्गदर्शक कौन थे, तो आपका वल्लभाचार्य थे जिनका जन्म बनारस में हुआ था। अगला सवाल आपका 36 नंबर सवाल को देखें। सवाल नंबर 36 है कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्बल। मार्बल है जो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। अगला सवाल को लेते हैं, नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अच्छा सवाल है, गेस करिए फटाफट क्या होगा 37 का। तो नेजा है जो आपका मुख्य रूप से राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखें, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है, तो गेस करें फ्रेंड्स, वैनी आह पिनाला आप सबको याद होगा फ्रेंड्स, उसमें से देख ले वैनी आह पिनाला कहाँ होता है। तो 38 नंबर सवाल का क्या होता है, अंतिम होता है। देखिए वैनी आह पिनाला, लास्ट में ला रानी लाल रंग का जो ट्रिक है उसको सबको याद होगा, तो लास्ट में सबसे लाल होता है। तो क्या रहा है फ्रेंड्स कि इंद्रधनुष में लाल रंग किसका क्रम, लाल रंग किस क्रम में होता है, तो अंतिम में होता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है। 39 का राइट आंसर क्या होगा कि श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है। तो गेस करें फ्रेंड्स, आपका सवाल नंबर 39 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है जो आपका परिवर्तित नहीं होता है। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो नाक के द्वारा जो वायु खींचते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आपका कितना 78% नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाता है, हमारे नाक के द्वारा फेफड़ा में जाता है फ्रेंड्स। साथ साथ में आपको क्या ऑक्सीजन भी जाता है। तो ये आपका जो नाइट्रोजन है जो क्या अपरिवर्तित होता है, ऑक्सीजन जो जाता है फ्रेंड्स तो क्या फिर जब हम वापस श्वास छोड़ते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है, लेकिन नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही कह रहा है श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है, तो आपका नाइट्रोजन है जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता है। अगला सवाल 40 नंबर सवाल को देखें, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है।
गेस करिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए फटाफट गेस करिए। दुर्गा देवी, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी या देवी सरस्वती का भोजशाला मंदिर किसके लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका देवी सरस्वती का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि बिजली के इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंट के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए 41 नंबर सवाल को क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? कह रहा है बिजली के इस्त्री, ठीक है, बिजली का इस्त्री जो करते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक होता है जो क्या बहुत उच्च होता है फ्रेंड्स। तो 41 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा कि बिजली के इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंट के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। सवाल नंबर 42 को देखिए, कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच ने किया था। कॉलेरा बैसिलिस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 43 आपके सामने, कठोर जल के धात्विक घटक है, क्या है? गेस करें 43 का। तो सवाल नंबर 43 का जो कठोर जल के धात्विक घटक होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 को देखें कि चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के लेखक कौन है? सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों, अशोक कुमार और विपुल अनिकांत दोनों मिलकर के लिखे हैं। चैलेंजेज ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लेखक कौन है? तो अशोक कुमार और विपुल अनिकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 आपका है कि किस अंग में वर्णक विशेषज्ञ के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? देखिए सवाल को किस तरह से घुमाया गया है। कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि किस अंग में वर्णक विशेषज्ञ के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है। देखे होंगे आप लोग फ्रेंड्स, किसी किसी की आंखें भूरी होती है, तो वही सवाल इससे पूछा जा रहा है, किस अंग में वर्णक विशेषज्ञ के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, ठीक है, आइरिस या परितारिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि लेसन्स लाइफ टॉट मी, ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? सवाल नंबर 46 का गेस करें। तो ये आपका है अनुपम खेर का है। सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो अनुपम खेर का। अनुपम खेर के बारे में सभी जानते हो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े एक्टर हैं जो सभी तरह के रोल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, खलनायक का भी करते हैं, कॉमेडी रोल भी करते हैं, ठीक है, सभी तरह के रोल करते हैं। अनुपम खेर के बारे में सब जानते होंगे। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो वो क्या होता है? करेंसी नोट है जो वैध मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो करेंसी नोट। सवाल नंबर 48 को देखें कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है, और देखिए कह रहा है कि लोकसभा का महासचिव है जो उसके सचिवालय का प्रमुख होता है। तो ये भी जीके बन रहा है, तो याद रखिएगा कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का जो महासचिव होता है वही सचिवालय का प्रमुख होता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस तरह से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा विधेयक है? 49 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वित्त विधेयक, ठीक है, मनी बिल को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो ये वित्त विधेयक। सवाल नंबर 50 को देखें कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? बहुत टॉप मोस्ट वीवीआईजी के फ्रेंड्स फटाफट गेस करिए कौन सा अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1858, या तो भारत परिषद अधिनियम 1909, या तो भारत परिषद अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909।
किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे क्या कहते हैं, इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए फ्रेंड्स, मार्लो मिंटो सुधार 1909। चलिए अगला सवाल को लिखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटना पर विचार कीजिए। भ्रंश का बनना, दो में है किसी भ्रंश के साथ गति, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव, शैलों का वलन। अब कह रहा है उपर्युक्त में से किनके कारण भूचाल आते हैं? चलिए फ्रेंड्स अब गेस करिए, आपका यहाँ इतना सारा दिया हुआ है तो भूचाल किसके कारण से आता है, तो गेस करिए फटाफट। कह रहा है कि भ्रंश का बनना, किसी भ्रंश के साथ गति, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव या शैलों का वलन। उपर्युक्त में से किनके कारण से भूचाल आते हैं, तो गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, यानी सभी के कारण। भूचाल आने का कारण भ्रंश का बनना हो गया, किसी भ्रंश के साथ गति हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव हो जाएगा, शैलों का वलन। यानी 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के कारण होता है। अगला सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। चलिए तो 52 नंबर सवाल का आंसर मैं बताता हूँ डायरेक्ट फ्रेंड्स। जो राष्ट्रीय आय है उसका क्या तात्पर्य होता है, तो किसी देश में, राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक बार फिर से सुन ले राष्ट्रीय आय का परिभाषा, कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य राष्ट्रीय आय होता है। सवाल नंबर 52 का ये हो गया। सवाल नंबर 53 को देखें। सवाल नंबर 53 है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गेस करें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। विश्व युवा कौशल दिवस का राइट है फ्रेंड्स, एक सिर्फ होता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर गेस करें। 53 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, तो आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल को देखें। 54 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? चलिए कॉमन सेंस की बात है, गेस करिए 54 का क्या होगा। नायलॉन तो फ्रेंड्स ज़्यादा, रियॉन भी ज़्यादा पकड़ता है, उसके बाद में टेरिकॉट, ये टेरिकॉट भी ज़्यादा पकड़ता है। कॉटन, सूती वस्त्र देखिए जल्दी आग नहीं पकड़ता है। कॉमन सेंस की बात है, कॉटन वाला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कर रहा था वही कि कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है, तो सूती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 55 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? 55 का तो क्या होता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन के द्वारा। उद्योग में जो पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है, तो आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 56 का। अब चलिए सवाल नंबर 57 को देखें कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? रासायनिक द्रव्य कौन सा उत्तरदायी है फ्रेंड्स, तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, इसका आंसर किसी को गलत नहीं होना चाहिए। गेस करें। ऑप्शन ए में नाइट्रेट ऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या होता है, CFC होता है, फिर सभी को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि, ये भी देखिए मॉडरेट सवाल है। जो शीतकाल होता है, शीत ऋतु होता है, उसमें जो पौधे होता है अधिक ठंड पड़ने से पाले से क्या होता है, मर जाता है। तो क्यों मर जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, यही कारण से है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 59 को देखते हैं। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? चलिए फटाफट बताएं। तो डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है ना, यानी सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो डेंगू ज्वर होता है क्या होता है, डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है, तो वायरस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 59 का। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स 60 का कि थैलासीमिया, ठीक है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, थैलासीमिया। इसके बारे में मैं क्यूज भी खिलाया था फ्रेंड्स, जो मेरा आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्रश्न मैंने डाला था थैलासीमिया के बारे में, तो आप लोग उसमें बहुत सारे सही भी दिए थे और गलत भी दिए थे। थैलासीमिया है जो एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? सवाल नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ब्लड को प्रभावित करती है। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। थैलेसीमिया है जो रोग है जो किससे संबंधित है, तो रुधिर से संबंधित, ब्लड से संबंधित है। और यह एक कैसा रोग है, तो आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया हो जाने पर फ्रेंड्स क्या है कि इनका जो जिसको हो जाता है उसका ब्लड है कि महीना में या 1 महीना में ही उसका ब्लड को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कैसा आनुवंशिक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप हीमोफीलिया का भी नाम सुने होंगे। हीमोफीलिया भी है जो एक आनुवंशिक रोग है। दोनों को याद रखिएगा, थैलासीमिया और हीमोफीलिया। तो थैलासीमिया में तो क्या होता है, ब्लड प्रभावित हो जाता है फ्रेंड्स। और जो हीमोफीलिया होता है आपका फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि रक्त थक्का नहीं, किसी को अगर कट गया फ्रेंड्स तो आपका ब्लड बहता रहेगा। जो इंग्लैंड के जो रानी एलिजाबेथ थी उनको शायद ये बीमारी थी, उनको ये बीमारी था फ्रेंड्स। तो दोनों को याद रखेगा, थैलासीमिया और एक तो हो गया हीमोफीलिया हो गया। दोनों जो आनुवंशिक रोग है, थैलासीमिया से ब्लड प्रभावित होता है और हीमोफीलिया से क्या होता है, रक्त नहीं जमता है। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें। सवाल नंबर 61 है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच थी, ठीक है, किसके किसके बीच थी। इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। पहला सवाल है तो आपका है कि अगर पूछे कि पहली टेलीग्राम लाइन शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था, तो 1853 में किया था। और कहाँ कहाँ के बीच किया था, तो कलकत्ता और आगरा के बीच किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत से काम हुआ फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। जैसे कि 1853 ईस्वी में ही आपका लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, रेल प्रथम बार जो रेल चलाया गया था फ्रेंड्स इसी के शासनकाल में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहाँ, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति इसी का था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने ही जो पहली बार टेलीग्राम लाइन शुरू किया था, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसके कीमत में वृद्धि नहीं होती है। कौन सा कर ऐसा, बहुत अच्छा सवाल है। गेस करिए 62 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आयकर, इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है, कौन सा कर ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो आयकर में, इनकम टैक्स में नहीं होती है। अगला सवाल को देखें, सवाल नंबर 63 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 63 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने से पर क्या प्राप्त होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय आय है उसको जनसंख्या के आकार से अगर जो उसमें भागा दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो क्या प्राप्त होता है। तो 63 नंबर सवाल का हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी ये फार्मूला हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। यानी प्रति व्यक्ति आय अगर जो निकालना है तो क्या करेंगे, जो टोटल राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के आकार, जितना जनसंख्या उससे भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी 63 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 64 को देखें। सवाल नंबर 64 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है, ठीक है, सुशिर वाद्य है। यानी सुशिर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वायु से बजाने वाला। तो 64 नंबर सवाल का गेस करें फ्रेंड्स। देखिए तो इस टाइप से भी सवाल आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए विंड मतलब क्या होता है, सुशिर, यानी कि वायु से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है, तो आपका बांसुरी देखिए किस तरह से बजाते हैं, वायु से ही बजता है, विंड से ही बजता है, हवा फूंकते हैं तो बांसुरी बजती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। बाकी आपका सरोद, तबला, ये सब ये जो आपका सुशिर यानी हवा से विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जबकि बांसुरी जो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। सवाल नंबर 65 को देखें। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अच्छा सवाल है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लगभग कितना, तो 98.5% है। अगला सवाल को देखें। बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। 66 का राइट आंसर क्या होगा, तो पाली भाषा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 67 को देखिए। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा। 67 का देखिए, तो इधर जब बड़ा जून हो, इधर उत्तरी गोलार्ध में क्या बड़ा दिन हो रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ छोटा दिन सेम डे को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। सवाल फिर से समझें कि अगर उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही सबसे छोटा होगा, ऑब्वियसली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को 68 नंबर सवाल देखिए कि बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो चलिए फटाफट गेस करिए, बार किसकी है, तो आपका दाब का जो इकाई है क्या है, बार है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश के थे। तो इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स।
ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ये किस वंश से संबंधित थे, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका शाही गंग राजवंश से संबंधित है। ठीक है, शाही गंग राजवंश से संबंधित है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 70 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कौन सा है, चलिए फटाफट गेस करिए। तो क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए आपका राजू आपका मैथ से संबंधित है फ्रेंड्स, तो मैथ से संबंधित मैं पहले बताऊं, इसका अलग से सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। तो ये मैथ का सवाल है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देख लेते हैं हिंदी का, कुछ सवाल हिंदी का है फ्रेंड्स, उसके बाद अंग्रेजी का मिलेगा। कह रहा है मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भूपर नहीं मानो, भूपर नहीं मनो में ही बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त पंक्ति किनकी है, फिर से एक बार सुने कि मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भूपर नहीं मनो में ही बस कहीं शेष भारत है, किनकी पंक्ति है ये। सवाल नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए। सवाल नंबर 76 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखें, सवाल नंबर 77 आपका है कि दुनिया देखी पर कुछ न मिला, क्या है, दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, दी गई पंक्ति किनकी है। ठीक है फ्रेंड्स, शायराना अंदाज में है। देखिए ये भी शायर लोग भी कहते हैं कि दुनिया देखी तो कुछ नहीं मिला, तुझको देखा तो सब कुछ मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अक्सर ये आपको फिल्म में ये शब्द आपको मिलेगा देखने को, कहने सुनने को। तो सवाल नंबर 77 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था कि दुनिया देखी पर कुछ नहीं मिला, ठीक है, और तुझको देखा सब कुछ पाया, यानी सब कुछ मिल गया। किसने कहा था, तो श्री गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था। अगला सवाल है कि अंगूठी कौन लिंग है, चलिए फटाफट गेस करिए। सभी लोग अंगूठी पहनते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ठीक है, अंगूठी बहुत सारे लोग पहनते हैं फ्रेंड्स, कुछ भाग आजमाने के लिए पहनते हैं, और कोई जिनका लक फेवर नहीं काम करता है तो अंगूठी पहनते हैं, घोड़े के नाल का अंगूठी भी पहनते हैं। तो चलिए अंगूठी कौन लिंग है, 78 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो अंगूठी आपका स्त्रीलिंग है, मेरी अंगूठी ना कि मेरा अंगूठी। चलिए सवाल नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। सवाल नंबर 79 को देखिए, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, इनमें से एक त्रुटिपूर्ण है और 3 सही है, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, 79 का गेस करें। तो क्षर का क्षर ये तो सही है फ्रेंड्स आपका, समास का व्यास ये भी सही है, स्वल्प आयु का चिरायु ये भी सही है, चिरायु मतलब क्या होता है, दीर्घायु होता है, तो इसका सही है। आहार का विहार ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या है, गलत है। ठीक है, सवाल नंबर 79 का क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आहार का विहार है जो इसका विलोम नहीं है। ठीक है, आहार का विहार दोनों, ये देखिए आहार विहार एक साथ प्रयोग किया जाता है ना कि इसका उल्टा रूप है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका रॉन्ग होगा, बाकी है जो सभी है जो सही है, ये भी याद रखें। ये विलोम शब्द याद रखें, समास का व्यास होता है, इसका उल्टा शब्द क्षर का अक्षर होता है, स्वल्प आयु का क्या होता है, चिरायु होता है। तो यहाँ सवाल पूछा गया था कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, सन्मति का संधि विच्छेद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स, इस टाइप का पूछा जाता है। तो 80 नंबर का गेस करें, सन्मति क्या होगा, तो सत जोड़ मति होगा। ठीक है, सत जोड़ मति, यहाँ पर तब में हलंत लगा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 80 का। अब चलिए सवाल नंबर 81 को देखें, रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। चलिए ये तो बहुत पुराना सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें 81 का क्या होगा। तो सवाल नंबर 81 का राइट आंसर महाभारत का हो जाएगा। रजनामा है जो किसका फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रजनामा कहलाता है। चलिए अगला सवाल को 82 नंबर सवाल को देखते हैं कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है। देखिए वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रह के लिए हर घर में क्या ढांचा बनाना पड़ता है, तो कौन सा राज्य में कानून बनाया गया है। सवाल नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। एक बार फिर से सुने कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो बारिश होती है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर सभी घर में देखिएगा पानी संग्रह करने के लिए एक ढांचा बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें। अगला सवाल 83 नंबर सवाल आपका कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई। बहुत अच्छा सवाल है, ये तो पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो आपका ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है,
तो दूध उत्पादन से है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2, 1 नहीं, ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना का प्रारंभ हुआ। 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 1981 ईस्वी में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 2 नामक जो योजना का प्रारंभ किया गया था, तो कब किया था? तो आपका 1981 में। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, वो भी याद कर लें, 1970 ईस्वी में वो चला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है जो 1970 में चलाया गया था फ्रेंड्स। अब पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड 2 कब शुरू हुआ था, तो 1981 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 84 को देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? बहुत अच्छा टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें क्या होगा 84 का राइट आंसर। तो फिर से एक बार सुने कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, ठीक है, युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। कितना? 1972 में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, तो 1972 में ये परिवर्तन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? जीतल, जीतल क्या था? चलिए 85 का गेस करिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जीतल सिक्का का नाम था ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? तो ये सिक्का का नाम था जीतल। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स, जो जीतल सिक्का था वो किसके द्वारा चलाया गया? ये सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ये कि जीतल जो था फ्रेंड्स आपका वो चांदी तांबा का था। ठीक है, तांबा का जो सिक्का था वो क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। और तांबा का जो जीतल था उसको किसने चलाया था फ्रेंड्स? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। और क्या चलाया था फ्रेंड्स? चांदी का टंका, एक चांदी का जो सिक्का था उसको क्या कहते थे? टंका कहते थे। और जो तांबे का सिक्का था उसे क्या कहते थे? जीतल कहते थे। इसको किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। तो ये भी याद रखिएगा। फिर से एक बार सवाल देखिए फ्रेंड्स कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? तो यह एक प्रकार का सिक्का था, और जीतल था जो तांबे का सिक्का था फ्रेंड्स, और चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? टंका कहलाता था। और किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ठीक है, विधि मंत्री कौन थे? 86 का गेस करें। विधि मंत्री का आपका हो जाएंगे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 को देखते हैं। 87 है फ्रेंड्स आपका कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? डिफेंस का कार्य करता है। देखिए सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो हमारे शरीर को जो जीवाणुओं, बैक्टीरिया से फ्रेंड्स, वायरस से जो प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है? तो सभी को पता है क्या है? WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो क्या हो गया? व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। यानी 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, WBC न देकर के आपको इस तरह से लिख दिया है फ्रेंड्स। और ये WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिन होता है। जबकि RBC का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? तो आपको RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, याद रखिएगा। और ये RBC का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस का। तो याद रखिएगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ये भी पूछा जाता है। और इसका जीवन काल कितना बताया मैंने? 120 दिन, ये भी सब याद रखें। अगला सवाल 88 को देखें कि कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा हुआ है? देखिए 2 सवाल बन रहा है। एक तो पूछेगा आपका कि अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। और कौन सा भाषा में है? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तेलुगु भाषा में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 88 का राइट आंसर हो जाएगा। 89 को देखें। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे, कौन सा भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, तृतीय भाग को। चलिए सवाल नंबर 90 को देखें, 90 को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? स्वदेशी, बहुत अच्छा टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। 90 का गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर आपका 90 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 1906 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अब यह क्या है सवाल फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी को प्रस्ताव को अपनाया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है,
ये याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत सारा जीके बना, ये भी याद कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था और पहली बार यहीं पे आपके स्वराज की मांग की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं, 91 को देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? जो राष्ट्रपति के को हटाने जाने के लिए महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर लाया जा सकता है, कौन सा सदन में, यही पूछा जा रहा है। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही के लिए जो है प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, उच्च सदन या निम्न सदन, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पे भी। चलिए 92 को देखते हैं फ्रेंड्स, आपका कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलिए टॉप मोस्ट वीवीआईजी के फटाफट गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल के 93 को देखते हैं, विश्व फूड दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसके पहले बनाए थे, अब देखिए फूड दे दिया है फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसको क्या खाद्य दिवस भी कह सकते हैं ना, फूड मतलब क्या होता है? खाद्य होता है। तो विश्व खाद्य दिवस या तो विश्व फूड दिवस कब मनाया जाता है? तो 93 का क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? चलिए 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अरावली है जो तो राजस्थान के साथ साथ उसके बगल वाला राज्य में फैला हुआ, सह्याद्री भी है, एक राज्य में नहीं है, सतपुड़ा। अजंता, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो अजंता है, जो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में है? तो अजंता, अजंता है जो पर्वत है जो भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। और कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में अजंता पर्वत है जो आपका महाराष्ट्र में है, केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए 95 को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी स्वर्ण, विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां और एसडीआर सभी शामिल है। भारत में विदेशी विनिमय कोष में सभी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स 96 नंबर सवाल आपका हो गया, अंग्रेजी का सवाल है, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस कौन सा है, गेस करना है आपको। तो कह रहा है आपका आई एम गो टू दिल्ली, गलत है। आई गोज टू दिल्ली, ये भी गलत है, आई के साथ गोज नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आई रीडिंग रामायण, ये भी गलत है, यहाँ पर ए माना चाहिए। तो सही क्या होगा? ये हो गया आई वेंट टू दिल्ली, बिल्कुल सही है। सही सेंटेंस में आपका ये हो जाएगा आई वेंट टू दिल्ली। चलिए अगला 97 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। ठीक है, यानी जो आपका फ्रेज दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, उसका मीनिंग चुनना है। तो डन अप मतलब क्या होता है 97 का? तो डन अप मतलब होता है थका हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, थका हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डन अप मतलब क्या होता है? थका हुआ फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एक्सहेस्टेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हाँ फिर तो सवाल नंबर 98 को देखें। सवाल नंबर 98 है कि एटोनमेंट फॉर सिंस, तो एटोनमेंट में क्या होता है? पश्चाताप होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 99 नंबर सवाल है, कह रहा है कि डायरेक्शन 99 से 100 में क्या है? चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल आपको चुनना है। तो आर्टिकल यहाँ पर वी ड्रिंक, खालिस्तान क्या होगा यहाँ पे? 99 का क्या होगा? तो देखिए वाटर है, तो क्या है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आपका आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी ड्रिंक। ए वाटर गलत हो जाएगा, द वाटर गलत हो जाएगा, एन वाटर गलत है, यानी नो आर्टिकल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस वीडियो को लास्ट वाला आपको देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि खालिस्तान है, फ्लेशहुड इज ओडियस। तो सवाल नंबर 100 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसमें भी आपका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो 99 का भी नो आर्टिकल होगा फ्रेंड्स, और 100 का भी है जो आपका नो आर्टिकल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स फ्लेशहुड है जो क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 100 प्रश्न था, जिसमें आपको मैथ का सेक्शन 10 प्रश्न को छोड़ करके सभी को हम लोग डिस्कस किए फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा एग्जाम तक, और एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले से आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।